સીધા જે લાઈવ TV9 ના ગ્લોબલ કોન્ક્લેવમાં જ્યાં AIMIMના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી ચર્ચા કરી રહ્યા છે। आज यहाँ पर सर आज यहाँ पर आनंद शर्मा जी बैठे थे और दिग्विजय जी बैठे हुए थे। दोनों ने एक बात यहाँ से कही कि देखिए लोगों को शांति बरतना चाहिए। आज ये जो अग्निवीर वाला मामला हुआ है, इसमें अगर आप ट्रैक्स जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अपनी संपत्ति को नुकसान करेंगे। उन्होंने तो नहीं कर दिया, लेकिन अपील की ना। वो छोड़िए ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह बोलना चाहिए था कि भैया देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया, हम हिंसा को नहीं मानते, मगर आपने नौजवानों के मुस्तकबिल को जब बर्बाद कर दिया, ना पेंशन, ना रैंक, ना मेडिकल बेनिफिट, तो ये कांग्रेस पार्टी के देखिए ना, इनका मामला हो चुका है। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम देकर मुझसे मत पूछिए। आपकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड करती है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर तक। आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, आप इस कौम के लीडर हैं सर। क्या आप सुनने वालों से इस वक्त अपील करेंगे सर? कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ना करना चाहिए। मेरा बोलना यह है कि हिंसा जब आज की हुई है, उसका जिम्मेदार क्या दिनेश असदुद्दीन ओवैसी है या भाजपा की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है या नहीं, ये बताइए। क्यों उन नौजवानों को अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है? क्यों उन नौजवानों को अपनी पीड़ा दिखाने के लिए रोड पर निकलना पड़ रहा है? क्यों नौजवानों को अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए निकलना पड़ रहा है? कौन जिम्मेदार है उसका बताइए। तो आप ये बताइए, आपसे जब ये पूछा जाता है कि आप वहां जाकर जब इलेक्शंस लड़ते हैं, तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी पिच को कमजोर कर देते हैं। आप कहते हैं मैं नहीं हूं जिम्मेदार, आप निकाल कर देख लीजिए, मैंने उनके कितने वोट हटाए, भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मैं मदद नहीं करता, वो लोग कमजोर हैं, आप हमेशा कहते हैं। आप यहां कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सत्तारूढ़ है। बिल्कुल है जिम्मेदारी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है असद, कहीं किसी स्तर पर या नहीं है? बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ जिम्मेदार तो सब भी है ना, इसमें जिम्मेदार टीवी चैनल भी है, आपकी ब्रदरी भी है, सब जिम्मेदार हैं। आप अकेले क्यों अपने आप को बचा रहे हैं? पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी सब पर है, मगर देश को कौन चला रहा है? सत्ता किसको दी देश की जनता ने? 120 करोड़ जनता ने सत्ता दी भाजपा को, और अगर आज वो खुद ही 80-20 की बात करेंगे, अगर आज वो खुद ही कहेंगे कब्रिस्तान शमशान, अगर वो खुद कहेंगे कि कपड़े देखकर पहचानो, अगर वो खुद कहेंगे कि घर तोड़ दो बगैर कोर्ट के फैसले, तो आपने एक पैरेलल मॉडल क्यों नहीं खड़ा किया? AIMIM को ये क्यों नहीं जाना गया कि ये है वो पार्टी जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है, सबकी बात करती है? आपने भी तो अपने आप को एक फ्रेटर्निटी तक ही कन्फाइन करके रखा, आपने क्यों नहीं सबको मिला लिया? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे, बिल्कुल मिल रहे हैं ना। आज देखिए भाजपा के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ जितना हम बोलते हैं, तो उतना कांग्रेस भी नहीं बोलती। आज आप कांग्रेस को बिठाकर उनको रॉन्ग बॉक्स में डाल दिया आपने। अब जो जवाब अगर उन्होंने दिया है वैसा, तो फिर वो जो लड़के देख रहे हैं वो तो कोस रहेंगे उनको। अब वो गलती मैं क्यों करूंगा? नहीं, मेरा तो सवाल सीधा सा ये है कि इंक्लूसिविटी की जब आप बात कर रहे हैं, तो आपने भी अपने आप को एक फ्रेटर्निटी तक कन्फाइन क्यों किया हुआ है? मेरी एक बात सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए। क्या लोकसभा राज्यसभा में भाजपा के पास कोई मुस्लिम सांसद है? नहीं है। क्या 11 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है? कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? एक। सत्ता में रहकर आप नहीं कर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपके जो MLAs हैं सर और आपके MPs, आप नाम गिनाइए हिंदुओं का जरा, तो ताकि लोगों को पता चल सके कि देखिए उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से हमारे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगाबाद में जब हमारे कॉर्पोरेटर्स थे, हम सेकंड अपोजिशन पार्टी थे औरंगाबाद में, हमारे पास 5 नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाई कॉर्पोरेटर थे। हैदराबाद में आपको इस मिसाल दे रहा हूं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आकर उन म्युनिसिपल वार्ड्स में कैंपेन करे, तब भी राजमोहन और हमारे स्वामी यादव जीत गए। ये MIM के हैं। अब इसको नहीं दिखाया जाता तो अब इसका क्या करेंगे? अमित शाह आकर 2 घंटे बैठे वहां पर, तब भी राजमोहन जीत गया 10,000 वोट से। अब ये एक बात यहां ये समझाइए कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला खेल इस देश में चल रहा है, क्या बहुत नहीं हो गया है असद भाई? अब इसको विराम नहीं लगना चाहिए? और ये माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी समझ में आए कौन है? क्या इसके लिए जिलावार पहचान नहीं होना चाहिए कि इस जिले में किस तरीके के लोग माइनॉरिटी में हैं और उनको उस तरीके की मदद मिले? ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी मेजॉरिटी, आपको नहीं लगता है डेफिनेशंस इनको परिभाषित करने का और जिलावार पहचान का वक्त आ गया है? नहीं, वो नहीं हो सकता ना।
इसलिए कि भारत के संविधान में प्रेम्बल अगर आप पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वो कैसे हासिल होगा? ये देश में ये तमाम चीजें हैं। अब माइनॉरिटी का तो आर्टिकल 29 और 30 तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर कल 400 भी ला ले बीजेपी तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा पाएंगे। और आप पैरामीटर्स देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कि सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा क्या कहता है? इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की हम बात करेंगे, वो सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी है, उसमें क्या बुरी बात है? अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं अपीसमेंट कभी नहीं हुआ माइनॉरिटीज का। अगर होता तो फिर ये कमान कमेटीज क्या क्या कहती हैं वो? तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो लोग जानते हैं वो उनको कैसे जाने? वो मुसलमानों की माइनॉरिटी, मुसलमानों की आवाज है, वो हर एक माइनॉरिटी की आवाज है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की आवाज है, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी ना मुसलमानों का लीडर है ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद और देश की जनता ने सांसद बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर सरकार की गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाऊं, हर मजलूम और गरीब की इंसाफ के लिए लड़ूं। वो लड़ता आ रहा हूं मैं। अगर आप मुझे ब्रैकेट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी गलती है, वैसा नहीं है बिल्कुल। मेरा बिल्कुल आपको ब्रैकेट करने का इरादा नहीं है असद भाई। और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं, और ये तो मैंने खुद देखा है कि हैदराबाद में जब वहां चलते हुए लोगों से कभी बात होती है तो ये बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके घर परिवार के लोगों ने लोगों की, खास तौर से उन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी बड़ी मदद की है, चिकित्सा से लेके पढ़ाई लिखाई तक। वो आपका एक पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने अभी संविधान की बात की। असदुद्दीन ओवैसी जिनको हम जानते हैं और जो अक्सर संविधान की बात करते हैं, वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझ पे पूछा जाएंगे कि ये सवाल है, क्या सवाल है? ये तो गलत सवाल है आपका। ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए, प्रेमाइस ही गलत है इसका। संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं? बिल्कुल, संविधान से देश चलेगा ना। संविधान से देश चलेगा। तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था। 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं तो बताइए 44 में आप क्या करना चाहेंगे? गोवा में अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड को, उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में इख्तियार दिया। चलिए करके देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बइज़्ज़त मुसलमान आर्टिकल 29 का जो फंडामेंटल राइट है, मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है।